गुड मॉर्निंग। कैसे है सब? सबको पता ही है कि एग्ज़ाम पास में आ गए और हमारा टेंशन होगा आपका वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके केमिस्ट्री के अंदर जो भी दिक्कत आ रही थी कि सर मैसेज आ रहे थे मेरे पास, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है, कि आप सर जल्द से जल्द मुझे हमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताओ सर, थोड़ा सा इस प्रकार से आप मुझे एनालाइसिस करके बताओ कि हमें कोई दिक्कत ना आए। एग्ज़ाम के पहले जस्ट शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के जाए ताकि कोई दिक्कत हो ही नहीं। तो चलो बात करते हैं हम आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। कौन सी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने जस्ट 2-3 मेरे चैनल पे आपको है ना पता ही होगा, मैंने थर्ड ईयर के 2 इनऑर्गेनिक और फिजिकल के जो वीडियो है अपलोड करवाए हैं। तो उसके अंदर भी यही काम किया है कि सबसे पहले मैंने पैटर्न को बताने की कोशिश की है कि आपके जो पैटर्न था वो अकॉर्डिंग टू कोविड के हिसाब से बहुत ईजी कर दिया है, बहुत कम रिड्यूस कर दिया सिलेबस को, इतना रिड्यूस किया है कि आप आराम से पढ़ के आराम से अच्छे से नंबर इंक्रीज कर सकते हो। उसमें भी मैंने मेरे हिसाब से एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी कहा था कि आप है ना केवल कितने यूनिट करके जाना है, 3 यूनिट करके जाना है, ओनली 3 यूनिट करके जाओगे आप, 3 यूनिट करके जाना आप 3 यूनिट करके जाओगे तो इसमें भी आपको जो परसेंटेज होंगे 80 से 85 तक परसेंटेज आप कवर कर सकते हो। जहाँ तक क्योंकि ऑलरेडी जेएनयू ने जो आपके जो यूनिट की जो बाध्यता थी वो उस बाध्यता को पूरी तरह से क्या दिया, हटा दिया है। अब आराम से 1 यूनिट 2 यूनिट और अच्छे से करके जाओ, 1 यूनिट एडवांस में रख दो, आराम से पूरी तरह से अच्छे इजी काम हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? सबसे फर्स्ट हमारे 3 यूनिट के अंदर जो मैंने इनऑर्गेनिक है, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको मैंने एक यूनिट पढ़ाई थी। यूनिट के नाम का नाम है सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट के अंदर नाम पढ़ाया एक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कौन सी है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मैंने सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसंयोजक यौगिक कहते हैं इसे, जो उपसंयोजक कंपाउंड होते हैं उपसंयोजक यौगिक बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने एक आपके यदि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो नॉर्मल कल्चर के अंदर, तो इसके अंदर एक फिक्स है कि नॉर्मल कल्चर का क्वेश्चन आएगा। एक कंपाउंड दिया जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा, उसका नॉर्मल कल्चर मैंने बता दिए थे, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट थे उनको अच्छे से बताए। और जो रूल्स होते हैं नॉर्मल कल्चर के वो भी मैंने 6-7 रूल्स है, ज़्यादा कोई है नहीं, और इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवाने की कोशिश की थी। तो एक नॉर्मल कल्चर जो नामकरण वाला जो क्वेश्चन है, नामकरण वाले में से 100% क्वेश्चन बनेगा। अब नामकरण वाले में से बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। विशेषकर मेरे जहाँ तक मुझे पता है वहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनेगा जिसमें एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दिया होगा, एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स का नामकरण करना है। देन उसके बाद इसके अंदर एक साइंटिस्ट था वर्नर, उसका क्या नाम था? वर्नर। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? वर्नर। उस वर्नर थ्योरी को आपको पढ़ के जाना। वर्नर थ्योरी के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है। वर्नर थ्योरी एंड वर्नर थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को क्या करके जाना है? पढ़ के जाना है। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी के अंदर एक्सपेरिमेंट और जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसके अंदर 100 में से 99% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो 100% बड़ा क्वेश्चन आएगा। और आपको देख लेना पुराने जो पिछले ईयर के पेपर है, नहीं हो तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसको PDF बना के जो पेपर है प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो पेपर के अकॉर्डिंग भेज दूँगा मैं। आप तो उसका PDF आ जाएगा, PDF देखते ही पूरा क्लिक कर लोगे तो उसके हिसाब से आपको वीडियो को मैं जो PDF होगी उस PDF के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो आपने जो कंपाउंड चूज कर रहे हैं, ये कंपाउंड जो टॉपिक चूज कर रहे हैं, ये टॉपिक वो है जो 2016 से लगाकर 2019 तक 2019 to 2020 तक जो आपके एग्जाम में आए वो वाले ही टॉपिक है। वही टॉपिक रिपीट होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यही टॉपिक आते हैं हमेशा, तो ये टॉपिक आए। उसके बाद वर्नर थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, उसका जो वेरिफिकेशन होता है वो वेरिफिकेशन आपको करना है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जो आपको जो वर्नर थ्योरी है उस वर्नर थ्योरी को एकदम कंप्लीटली यदि करके जाते हो तो इसमें से क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद और इसके अंदर देखें, हाँ एक जो टॉपिक मैंने बहुत
विशेषकर मैंने जो क्लास के अंदर पढ़ाया था, तो विशेषकर मैंने नोटिस कराया था कि हमारा ये फेवरेट भी है, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसे सबको पता ही होगा, इसे EN कहते हैं। और प्रभावी परमाणु संख्या, इसे क्या कहते हैं? प्रभावी परमाणु संख्या, EN, जिसे इफेक्टिव एटॉमिक रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फर्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है आप 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, 100% बनेगा। इसका कौन सा बनेगा? शॉर्ट क्वेश्चन 100% आएगा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी करवाया था, उसके साथ एक्सेप्शन केस भी करवाया था मैंने। जो एग्जाम्स एक्सेप्शन केस आपके जो मैंने आपके बोर्ड में वहाँ पर लिखवाया था, उसके अंदर यहाँ पर आपने नोटिस भी किया था कि विशेषकर जो खड़ूस जो मतलब कह सकते हैं कि अच्छे मतलब जो एग्जामिनर है हाई लेवल वाला, को क्वालिटी वाला, कि भी हाँ ये मतलब पेपर के बच्चों के साथ कुछ जानना चाह रहा है कि भी हाँ कौन सा मतलब कैसे बच्चे इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो हमेशा वो एक्सेप्शन वाला केस ही पूछेगा कि आपको पूछेगा कि इसका अंदर EN एटॉमिक, हाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इसको फाइंड आउट कीजिए। और इफेक्टिव एटॉमिक जो नंबर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने प्रोसेस बताई थी कि जो वो एक दिया हुआ क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, क्या होगा इसमें? एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी एटॉमिक, जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंटर एटम होगा उसके आने वाली, जो फॉरवर्ड के अंदर आगे आने वाली जो इनर्ट गैस होगी, उस इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के क्या होगा? एटॉमिक नंबर के क्या होगा? इक्वल होगा। यदि इक्वल होता है तो EN को रूल को फॉलो करता है, और यदि इक्वल नहीं होता है तो आप उसको फॉलो नहीं करता है। देन उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन के अंदर ही एक मैंने टॉपिक बताया था, उसका नाम है किलेट। ये किलेट वही है जो मैंने क्लास के अंदर बोला था कि केकड़ा वाला आपने पढ़ाई होगा, हाँ वो केकड़ा वाला ही है। किलेट इफेक्ट आ सकता है, किलेट रिंग किसे कहते हैं। आपको ये किलेट नाम के जो भी आपको जो टर्म्स दिखाई दे, किलेट इफेक्ट क्या होता है, किलेट रिंग क्या होती है, किलेट प्रभाव किसे कहते हैं, किलेट वलय क्या होती है, इस बात की जो भी आपको किलेट रिलेटेड जो भी आपको मिले तो वो आपको करके जाना। इसमें भी बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कौन सा? लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपके जो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो भी था, एक आइसोमर वाला टॉपिक ज़रूर है इसके अंदर, बट वो आइसोमर वाला टॉपिक आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऐसे मैंने क्लास के अंदर करवाया था, आइसो टॉपिक वाला जो है ना क्लास के अंदर मैंने करवाया था, लेकिन बट मेरे हिसाब से ना जिसको टॉपिक इतना नहीं पूछते, इंपॉर्टेंट जरूर है, बट वो CSI नेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो क्वेश्चन होता है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट जहाँ तक मेरे हिसाब से जो ये लग रहे जो है वो टॉपिक यही है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट यूनिट जो सेकंड यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला जो कंपाउंड था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये यदि टॉपिक करके जाते हो तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं इस यूनिट से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट आपको निकल रही है वो यूनिट कौन सी होनी चाहिए? सेकंड। आप यूनिट सेकंड को करके जाना ही है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पूरी यूनिट ये करवाई थी। अब देन उसके बाद अब आपके जो मैंने जो सूज की वो यूनिट है, उसका जो मोस्ट रीजन क्या है कि वो यूनिट ही मैंने सूज की है जो आपको 12 के अंदर भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, किस प्रकार से एक समन्वय मंडल बनता है, किस प्रकार से आयन मंडल होता है, किस प्रकार से आपका जो उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, उसका जो बॉन्ड बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो उस प्रकार की जो भी बात है वो आपने 12th में पहले पढ़ी होगी, जो बेसिस आपका तैयार हो मतलब अच्छा ही होगा। सेकेंडरी की तुलना में 12th वाला बेसिस तो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। तो इसके अंदर सेकंड यूनिट है वो मैंने अच्छे से इसलिए मैंने सूझ की फर्स्ट एंड फर्स्ट, प्लस साथ ही मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट उनको मैंने पूरी तरह से पढ़ाई हुई है, मेरे नोट से आपको पढ़ लेना है उसको। देन उसके बाद सेकंड यूनिट के बाद जाता है और भी देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक और है, उसका नाम है क्रोमेटो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर वो है क्रोमेटो मेटेलिक टाइट्रेशन थ्योरी एंड इंडिकेटर। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे पहले बताया कि जो क्रोमेटो टाइट्रेशन इंडिकेटर थ्योरी क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स होगा उस कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइट्रेशन किस प्रकार से करना है। जो कॉम्प्लेक्स होंगे जिसे संकुल मितीय अनुमापन कहते हैं, उस संकुल मितीय अनुमापन के बारे में थ्योरी लिखनी है, और थ्योरी लिखने के बाद उसके इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर यूज करें। उस इंडिकेटर के दो तो एरियो ब्लैक टी वाला होगा, एक दूसरा होगा फिनोप्थलीन का दूसरे में यूज होता है। तो एक और है ब्लैक टी वाला, ऐसे ब्लैक टी नाम से है, ब्लैक टी ऐसा कोई नाम है, वो जहाँ तक आपकी SPD की बुक है ना उसके अंदर भी वो दिया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है
इस वाले जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको करके देना। फर्स्ट नॉमेनक्लेचर वाला, सेकंड है वर्नर वाला, दूसरा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तीसरा किलेट वाला और चौथा है इंडिकेटर वाला। ठीक है, उसके बाद वापस मैं अगेंस्ट बता देता हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ सर आपने तो वापस पूरे का पूरे टॉपिक बता दिया, हमें तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है। वर्नर वाला है जो बड़ा वाला है, बड़े क्वेश्चन आएगा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन। कि इफेक्टिव वाला इसे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बड़े में बन जाएगा तो शॉर्ट आप करके जाना। किलेट वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और ये कंडीशन वाला थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। बस मात्र केवल है ना, ये नॉमेनक्लेचर वाला यदि आपसे होता है तो कर लेना, नहीं होता है तो मत करना। ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वाला बस विशेष के जहाँ तक संभावना तो कम ही रहेगी, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वाले आने के, क्योंकि दूसरे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी जो क्रेज में नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है नॉमेनक्लेचर फर्स्ट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसके अंदर है ना जो वर्नर थ्योरी है, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है वो उसके बारे में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। वो पूरा जो वेरिफिकेशन है वर्नर का वेरिफिकेशन, उस वेरिफिकेशन भी आपको करके जाना है। ठीक है, देन उसके बाद इफेक्ट पूरा वर्नर थ्योरी का जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा आपको करके जाना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं एक्सेप्शन केस के, वो करके जाना है। देन किलेट वाला किस प्रकार से केकड़ा होता है, किस प्रकार से जो केकड़ा वाला टॉपिक है, तो वो टॉपिक किस प्रकार से मैंने बताया था कि जिस प्रकार से केकड़ा होता है अपने पंजों से किसी वस्तु को झगड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार से लिगेंड होता है वो मेटल होकर क्या करते हैं, झगड़ के रखते हैं। ठीक उसी प्रकार और दूसरा है क्रोमेटोमेटेलिक इंडिकेटर थ्योरी वाला, ये भी आपको प्रोजेक्ट करके जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट में जहाँ तक मुझे पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो भी ये टॉपिक है, इस टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है, जो भी टॉपिक है आपको इस SPD जो सॉलिड पेपर की बुक है उसकी इतनी ईजी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन तो भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे वो टॉपिक। ठीक है, और आप ये टॉपिक करके जाए आराम से, आपको ये है जो यूनिट फर्स्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड मतलब कौन सी यूनिट, कौन सी दूसरी यूनिट कौन सी ले। ठीक है, दूसरी यूनिट कौन सी ले, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि सर सेकंड बोला था कि फर्स्ट बोला था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो हमने बात किसी की है, यूनिट सेकंड की है। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ की बात करें, अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो कॉन्सेप्ट कौन से लिए है कि जो भी टॉपिक लिए हैं जो कि आपके 12th के अंदर पढ़े होंगे, 12th के अंदर आपका बेसिक क्लियर होगा ताकि आपके सेकेंडरी के अंदर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ जाए। तो वो उसमें ऐसा कौन से यूनिट ले, यूनिट का नाम है 4th यूनिट है, 4th यूनिट है। 4th यूनिट का नाम है कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस आपको पता ही होगा कि जो H+ जो आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा कि H+ आयन जो होते हैं वो डोनेट करता है, उसे एसिड कहते हैं। OH आयन होता है वो डोनेट करता है, वो उसे बेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़े से जो कंसेप्ट वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे वैज्ञानिक के अंदर, इसके अंदर बहुत ईजी तरीके से बता दो आपको कैसे करना। सबसे पहले तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पहले तो है आरएनएस। कौन सा है, आरएनएस। ठीक है, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड और तीसरा है लुईस का अम्ल साफ सिद्धांत बोलेंगे, लुईस एसिड बेस थ्योरी या कंसेप्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट है उष्णोविस ऐसा ही कोई नाम है, सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो 4 टॉपिक है, इस 4 टॉपिक के अंदर आपको सब हर साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट किसी 2 भी साइंटिस्ट है जैसे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, 2 साइंटिस्ट है, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक कंसेप्ट को दिया था। आरएनएस ने भी कहा था, आरएनएस वाला वही H+ वाला ही है। तो अब इस कंडीशन के अंदर आपके माइंड में एक थिंक आ रही होगी कि सर ये चारों मतलब है वो आपको याद करेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर जाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्स नहीं करना है। आपको करना कैसे, सबसे पहले ना एक कॉपी के नोटबुक के अंदर ओपन करना और इस प्रकार से एक पेज लेना और उसके 4 पार्ट करना। ठीक है, 4th पार्ट के अंदर डिवाइड करना। उस 4th पार्ट के अंदर डिवाइड करने के सबसे पहले आरएनएस वाले को पढ़ना है। कौन सा, आरएनएस। दूसरा कौन सा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, लुईस वाला। चौथा उष्णोविस वाला। आपको कैसे करना है कि इससे जो एक पूरा सा मतलब एक नोटबुक के अंदर पूरा फ्रंट वाला पूरा पेज लेके उसको ना आरएनएस के वाला को भी करना, आरएनएस का क्या कंसेप्ट कह रहा है, उसके साथ एग्जाम्पल ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कंसेप्ट कह रहा है,
लूज वाला क्या कह रहा है, उष्णविश वाला क्या कह रहा है, इनको साथ में करोगे तब आप उसको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंट क्या है, अलग अलग डिफरेंट है। वो H+ वाला कह रहा है कि वो इस प्रकार से कह रहा है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट क्या दे रहा है, वो कौन सा साइंटिस्ट कौन सा स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। और एग्जाम के अंदर कोई भी आपको यदि कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल बन रहा है, तो वो एग्जाम्पल आपको 100% लिखना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप कम करके जाओगे तो 4 टॉपिक है केवल, इसके अंदर आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अब जो भी यूनिट 3 के अंदर का नाम है कंसेप्ट एसिड बेस। एसिड बेस के बेस में एक टॉपिक है टाइट्रेशन का, अनुमापन का। कौन सा है? अनुमापन का व संसूचक, ठीक है। टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर वाला इसमें भी है। सर आप कहोगे कि सर आपके माइंड में थिंक आ रही होगी सर वो पहले भी बताया था सेकंड यूनिट में बताऊँ, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में था, ये एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। वो एक संकुल होगा और ये एसिड और बेस के बारे में। तो ये दूसरा टॉपिक है अनुमापन और संसूचक वाला। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको कवर करके जाना है, तो आराम से मेरे जहाँ तक मुझे पता है सेकंड यूनिट का जो काम है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद और भी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई बाकी रहा हो तो मैं देख लेता हूँ इसमें। नॉन एक्वा सॉल्वेंट, नॉन एक्वा सॉल्वेंट एक टॉपिक है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर एसिड बेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एक्वा सॉल्वेंट, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपको करके जाना है। नॉन एक्वा सॉल्वेंट वाला कोई नहीं है, ज़्यादा कोई डेफिनेशन पढ़ के जाना, एग्जाम्पल पढ़ के जाना, ऐसा कोई इसका कोई अलग से कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है उसमें कोई ज़्यादा कि आपको हाँ लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक आराम से आप करके जा सकते हो। देन उसके बाद एक और तो मेरे हिसाब से कोई NH3 और SO2 वाला कोई है लिक्विड वाला, उसके रिएक्शन लिखने, तो वो टॉपिक आपसे होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी जहाँ तक मुझे पता है मेरे। तो ये जो टॉपिक है आप उसके सिद्धांत किस प्रकार से, क्या कंसेप्ट, स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल साथ में एक एक करके जाना, और ये इजीली आपके सेकंड यूनिट का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो टारगेट था कि आपकी यूनिट कौन सी होगी, 4th वाला। 2 यूनिट ली, तो यूनिट नंबर 2 ली और यूनिट नंबर 4 ली। ये वो यूनिट है जो आपके 12th के अंदर भी आपको इससे बेसिक क्लियर होंगे। अब उसके साथ साथ मेरी बात सुनो, अब आपको करना क्या है, जब भी आपके एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम का पेपर आए, तो पेपर के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन आया है, मान लो कि RNS के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी और क्वेश्चन छोटा है, तो ऐसा नहीं कि उस RNS के अंदर पूरा आप स्टेटमेंट क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो पूरा डिटेल के अंदर लिखे आओगे 1.5 पेज का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो क्वेश्चन 3 नंबर का है तो वो 3 नंबर के ही 3 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, जो विशेष कर जो टॉप करने वाले होते हैं क्या, तो जो खासियत होती है वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं जो उसने पहले पूछा क्या पूछा है, कितने लिखने का बोला है, उसमें जो वर्ड है वो 30 वर्ड का है, तो आपको 4 से 5 लाइन ही लिखनी है। उसमें आप कम से कम 1 से 1.5 पेज भर के आओगे तो आपके लॉस होगा, टाइम लॉस हो जाएगा कि 1.5 घंटा पूरे चीज़ का ध्यान देना। साथ ही साथ आप एक बात ये भी नोटिस करो कि जब आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई डेफिनेशन दी है, तो उसके अंदर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये पॉइंट एग्जैक्ट सही है, तो उसके अंदर नीचे है ना आप अंडरलाइन करके आओ, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं होता, ठीक है। उससे जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उससे जब फोकस क्या रहेगा, उसके जो आपके अंडरलाइन की उसके भी लाइन पे ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जहाँ तक मुझे पता है जो यूनिट 2 और यूनिट 4 इसका काम कंप्लीट हो गया। अब 3 यूनिट की बजाय मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि 2 यूनिट तो इतने अच्छे से कवर करके जाना है कि पूरे से पूरे उसमें से क्वेश्चन कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे इजीली होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूनिट की बाध्यता तो पहले से हटा दी है, आराम से 2 यूनिट के बेस पे भी आप काम चला सकते हो, लेकिन मैं तीसरी यूनिट भी बताऊंगा, वो एडवांस होगी हमारे। ये यूनिट आपको छोटे क्वेश्चन में भी फायदा देगी, ताकि छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखते हैं 3 यूनिट बनाने का रीज़न क्या है, ताकि आप टॉप कर सको, अच्छे से अच्छे मार्किंग ला सको, ठीक है। अब वो यूनिट हमारी मैंने ली है फर्स्ट यूनिट, कौन सी ली है, फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर नाम है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये यूनिट का नाम लिखते ही सबके है ना थोड़ा सा माइंड के अंदर यार दिमाग आ गया कि सबसे वाइड यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट है सर, कैसे करेंगे। हमारा काम क्या, इसमें से जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांजिशन है संक्रमण तत्व। इसे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व के अंदर जिंक और मर्क्यूरी
जैसे है एक्सेप्शन केस होते हैं, आपको पता ही होगा, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाने की वजह से ये तो डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के तो होते हैं, लेकिन होते हुए भी जिंक और जो मरकरी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पूर्णकृत होता है, फुलफिल होता है। इसके जो बाह्यतम जो होता है वो बाह्यतम कोष्ठक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फुलफिल होता है। अब उसके बाद एक जो टॉपिक इसका जो रहता है वो है कलर वाला। कलर वाला सर मीनिंग क्या है इसका? कलर का मीनिंग ये है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर शो करते हैं, दूसरे शो नहीं करते, ठीक है। तो वो वाला आपको कंसेप्ट करके जाना है कि कौन सा, मतलब ये जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बना दे, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो कॉम्प्लेक्स के बेस पे बताया कि ये कलर देता है, दूसरा कलर क्यों नहीं देता है, तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो देगा, नहीं होगा नहीं देगा, ये भी कंसेप्ट लगा सकते हो आप, और भी कंसेप्ट लग सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक आपको बड़ा क्वेश्चन देगा और बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं है। अणुचुंबकीय क्या होता है, प्रत्युचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है, आपके 3 ही है। लेकिन आप जब BSc थर्ड ईयर में जाओगे तो वो 5 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक प्रत्युचुंबकीय किस प्रकार से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है, वो आप ज़्यादातर डी ट्रांजिशन और मूवमेंट होते हैं उसके हिसाब से आप करके जाना है, ठीक है। और इसके हिसाब से देखें तो हाँ, इसके अंदर जो ट्रांजिशन डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विषय, जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आपको करके जाना है, और कोई एक्सेप्शन केस वाला जो एलिमेंट है उसका करके जाना है। साथ ही साथ कोई भी उसका आप इस यूनिट के अंदर जो भी SPD सॉलिड पेपर की जो बुक है उसके अंदर जो भी शॉर्टर क्वेश्चन है वो शॉर्टर क्वेश्चन आप करके जाओगे। इस यूनिट का कह रहा हूँ, वो यूनिट तो ऐसे ही हो जाएगी जब यूनिट का मैंने पूरी तरह से कवर कराने की कोशिश की थी और क्लास में भी बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आप ये वाले जो है इस यूनिट के अंदर जो भी शॉर्टर क्वेश्चन है वो बढ़ करके हैं, वो सॉलिड पेपर से आपको करके जाना है। तो मेरे हिसाब से ये यूनिट का काम कंप्लीट हो गया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई दे रहा है वो ट्रांजिशन में एक्सेप्शन केस पूछ सकता है, ये जनरल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, डी ब्लॉक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 100% पूछने की संभावना रहती है। कलर आयन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से आयन देते हैं नहीं देते, वो बाहर की जानकारी होती है। साथ ही और इसमें कोई दे तो मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक टॉपिक और है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल आयन का निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो भी है तो आपको करके जाना का संकुल निर्माण किस प्रकार से डी ब्लॉक के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली और यूनिट नंबर 4 एसिड बेस कंसेप्ट वाली ये यूनिट हर किसी स्टूडेंट के क्लियर होनी चाहिए। साथ एक फर्स्ट यूनिट भी है तो वो भी आप हिसाब से कर सकते हो। 5 यूनिट है, किसी को लगे इजी है, ये भी इजी है, तो आपको अपने हिसाब से लगेगा हाँ सर मैंने तो 5 मुझे थोड़ी उचित लग रही है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप ये कर लेना, ठीक है। ये भी मेरे हिसाब से थोड़ी इजी है, बट ये थोड़ा 12th में ऐसा कोई पढ़ा नहीं आपने, ये पूरा नया कंसेप्ट है मेरे हिसाब से। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट 12th में पढ़ी है, 12th के अकॉर्डिंग बेस कम क्लियर भी होगा, तो पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, याद रखने में ये दिक्कत नहीं आएगी। बाय चांस एग्जाम में अंदर जाओ तो यदि बेस अच्छा होगा तो वहाँ से भी आप सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ SP केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।